हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो 1000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, उसके हमने लगभग 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम इससे आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा नेट सेट जेआरएफ वगैरह के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बशर्ते इतना है कि मैंने इसमें केवल जो अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो कवर किया है। बाकी इसमें अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी वही रहेगी, लेकिन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो सिलेबस है उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप नेट जेआरएफ वगैरह के लिए भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो अलग है, लेकिन उसके जो कुछ पोर्शन है सिलेबस के, वो आप लोगों को इस क्वेश्चंस के इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से रिलेटेड इस ज्योग्राफी की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। कारक हैं पृथ्वी का परिभ्रमण, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। क्वेश्चन है उपर्युक्त में से कौन से कारण महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाना है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण करता है, वायुदाब और हवा करता है, महासागरीय जल का घनत्व करता है। पृथ्वी का परिक्रमण महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए 4 ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतह की तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामय पंख समाविष्ट है। तो बायोजिनस जो भी तलछट है उनमें चूना भी होता है, क्योंकि बायोजिनस में क्या होता है, सेराफिनिफेरा या फिर मोलस्क वगैरह जो भी हैं वो चूना रिलीज करते हैं, ठीक है, और उनमें सिलिका भी होती है। तो बायोजिनस हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है, फोरामिनिफेरा वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो आप सब लोगों को पता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तरफ है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी की तरफ जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, भूगोल का मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी की बात हो रही है। ह्यूमन इकोलॉजी किसने बताया था, एच बेरोज ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है। उच्च स्तर का बात हो रही है, तो तृतीयक श्रेणी में जो आते हैं वो होते हैं सेवा के क्षेत्र में, लेकिन सेवा के क्षेत्र से भी ऊपर होते हैं प्रबंधकीय और कार्यकारिणी सभा प्रशासनिक पद, जैसे मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कोई भी हो गई, तो वो आते हैं चतुर्थक गतिविधियों में। कौन सी गतिविधियों में, चतुर्थक गतिविधियों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पनामा नहर व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि पनामा नहर केवल 2 महासागरों को जोड़ती है, ठीक है, कौन कौन से, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। लेकिन जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और भारत का या फिर एशिया का कह सकते हैं सीधा सीधा संबंध किससे करवाती है, यूरोप से करवाती है। तो कम महत्वपूर्ण है, अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है कौन सी, पनामा नहर। तो वो है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया क्यों कम महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी होगा, कि घने आबाद देशों का व्यापार नहर के द्वारा नहीं होता। और घने आबाद देश कौन से हैं, जैसे ये यूएसए वगैरह हो गया, ठीक है, ये तो यूएसए नहीं है, ये यूएसए, जैसे मान लो ये यूएसए हो गया, ठीक है, और इस तरफ यूरोप हो गया। तो यहाँ से यहाँ का व्यापार होता है,
यहाँ से जो व्यापार होता है वो यहाँ से फिर स्वेज नहर के थ्रू इंडिया, एशिया वगैरह में होता है। तो ये क्या है, ये क्षेत्र घने आबादी वाले क्षेत्र हैं और स्वेज नहर की को जोड़ता है घने आबादी वाले क्षेत्रों। लेकिन यहाँ पर घने आबादी नहीं है, ठीक है, इसीलिए पनामा नहर क्या है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विश्व की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 2001 में विश्व की जनसंख्या भारत की जनसंख्या थी, वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, 16.7% थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो सब लोगों को ये पता होना चाहिए मानव विकास सूचकांक जो है वो किसी वर्ष स्थापित किया गया था, वो वर्ष था सन 1990। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, संभाव्यवाद प्रोबेबिलिज्म की बात हो रही है, पॉसिबिलिज्म की बात हो रही है नहीं हो रही है। पॉसिबिलिज्म था संभावनावाद और यह है संभाव्यवाद मतलब प्रोबेबिलिज्म। तो प्रोबेबिलिज्म से संबंधित है OH के स्पेक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। और पॉसिबिलिज्म से है ब्लाश, याद रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा माइग्रेशन के लिए पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर की ओर धकेलना। ठीक है, तो विदेशों में उच्चतर मजदूरी ये एक पुल फैक्टर है, अधिक सुरक्षा ये भी पुल फैक्टर है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये पुश फैक्टर हो गया। किसी भी क्षेत्र में गरीबी क्या करती है, वहाँ के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करती है। क्यों, ताकि वो बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर जो भी इनकम है, रिसोर्सेज हैं, वो प्राप्त कर सकें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ही क्या करती है, लोगों को वहाँ से हटने में, वहाँ से माइग्रेट करने में एक पुश फैक्टर का रोल अदा करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो रूर औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी। सर हर्बर्ट रिजले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, तो सर हर्बर्ट रिजले ने जो भारतीय प्रजातियां थी उन्हें 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, वर्ष 1936 में किसने पृथ्वी के मुख्य प्रदेशों का वर्णन किया। पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों का वर्णन किसने किया था, वर्ष 1936 में डी विटलसी ने किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक भी थी मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, नगोया औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है, तो सबको पता होना चाहिए नगोया औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है, जापान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है, यदि सभी पदार्थ सकल एवं स्थानगत है तो उद्योग की स्थिति जानने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर बताइए 105 में। एक 105 में राइट आंसर बताइए आप लोग, मैं भी देखता हूँ, देखे क्या है इसका राइट आंसर। सोचिए 105 का राइट आंसर, बताइए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिभुज विधि। कौन सी विधि होगी, ट्रायंगल। वेबर का पढ़ा था ना, वेबर का। सभी पदार्थ सकल एवं स्थानगत है तो उद्योग की स्थिति जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 106 देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 में मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थान दे रखा है और उद्योग दे रखा है, तो कौन से स्थान पर कौन सा उद्योग
प्रसिद्ध है वो बताना है आप लोगों को। तो अलीगढ़ में जो उद्योग प्रसिद्ध है वो है ताला उद्योग। कौन सा उद्योग है? अलीगढ़ में है ताला उद्योग, ठीक है। इसके अलावा है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में जो उद्योग प्रसिद्ध है वो है कांच उद्योग, ठीक है। इसके अलावा है मंडुआडीह है। मंडुआडीह में जो उद्योग प्रसिद्ध है वो है डीजल रेल इंजन, डीजल रेल इंजन। और मुरादाबाद में पित्तल कांसे के बर्तन, यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने संसाधन विकास प्रदेशों में बांटा गया है? योजना आयोग की बात हो रही है, तो योजना आयोग ने भारत को कितने संसाधन विकास प्रदेशों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा 26 में। किसमें, कितने में? 26 में। निम्नलिखित में से किस देश के भूगोलवेताओं को भू राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? 108 में जो राइट आंसर होगा वो बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के जो भूगोलवेता थे उन्हें भू राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपलीएस्ट क्वेश्चन है ये। किसे कहा जाता है? थेल्स और अनेक्सीमेंडर को कई बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अक्षांश एवं देशांतर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अक्षांश और देशांतर शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोलेमी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 करिए। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, कौन सा भूगोलवेता रोमन भूगोलवेता है? तो रोमन भूगोलवेता बताना है। हिप्पारकस। हिप्पारकस क्या है? एक ग्रीक भूगोलवेता। हिकेटियस ग्रीक है। स्ट्रेबो एक रोमन भूगोलवेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पोसिडोनियस भी क्या है? एक ग्रीक भूगोलवेता है। तो रोमन भूगोलवेता कौन है? स्ट्रेबो हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक कौन है? तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के जो लेखक है वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, वो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ गलत युग्म बताइए। गलत युग्म की पहचान करनी है अपन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दे रखा है, पुस्तक का नाम दे रखा है और लेखक का नाम दे रखा है, अल्फ्रेड हेटनर। एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो सब आप सब लोगों को पता है एंथ्रोपोजियोग्राफी वो है किसकी है? रेटजेल की है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वही युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी है, कार्ल रेटर की पुस्तक है अर्डकुंडे रेटजेल की वोल्कर कुंडे और हमबोल्ट की है कॉस्मस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कीजिए दे रखा है, ठीक है। संकल्पना या पुस्तक का नाम दे रखा है और फिर ऑथर का नाम दे रखा है, ठीक है। तो अर्डकुंडे सब लोगों को पता है किसकी है? अर्डकुंडे बताइए। वेरी गुड। अर्डकुंडे जो है वो है रेटर की। किसकी है? रेटर की। कॉस्मोस है हमबोल्ट की, ठीक है। कोरोलॉजी है, रिचथोपेन ने दिया था कोरोलॉजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एरियल डिफरेंशिएशन दिया था अल्फ्रेड हेटनर ने, ठीक है। इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि 2, पहले में 2 फिर 1 फिर 5 और 3, 2 1 5 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक आ रही है बात समझ में? अर्डकुंडे रीटर का है, कॉस्मोस हमबोल्ट का है, कोरोलॉजी रिचथोपेन का, एरियल डिफरेंशिएशन अल्फ्रेड हेटनर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। सांस्कृतिक उद्गम की अवधारणा किसने दी थी? कौन सी अवधारणा की बात हो रही है? सांस्कृतिक उद्गम की अवधारणा की बात हो रही है। तो सांस्कृतिक उद्गम की जो अवधारणा थी, कल्चरल लैंडस्केप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कल्चरल लैंडस्केप थे कार्ल ओ सावर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। इसके अलावा कार्ल ओ सावर की जो मुख्य कृतियाँ थी उनमें है जैव जगत का मानवीय उपयोग है, इसके अलावा औजार्क उच्च भूमि है, इसके अलावा है सांस्कृतिक भूगोल, इसके अलावा है स्टाल एवं जीवन, ठीक है। इन्होंने भूगोल में क्षेत्र विश्लेषण कोरोलॉजी पर बल दिया था, ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है,
ठीक है। इसके अलावा कार्ल सौर के अनुसार भूगोल में न तो मानवीय तत्व प्रधान है और न ही वातावरण के तत्व, प्रत्युत उनके मध्य व्याप्त अंतर संबंध प्रधान तत्व है। उनके मध्य जो अंतर संबंध है वो प्रधान तत्व है। ठीक है, ना तो मानवीय तत्व प्रधान है और ना ही वातावरण का तत्व, उनके मध्य जो अंतर संबंध है वही प्रधान तत्व माना गया है। ठीक है, इस प्रकार भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन बताया कि इन्होंने कार्ल ओ सावर ने। जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को वो सुनते जाइएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से किसने राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सब लोगों ने पीजी में पढ़ा हुआ है। राज्य का जैविक सिद्धांत दिया था, यहाँ 116 है ना। राज्य का जैविक सिद्धांत दिया था रेटजेल ने। किसने दिया था? रेटजेल ने। तो रेटजेल ने राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया था कि राज्य एक जीव के समान है। ठीक है, यह सिद्धांत सामाजिक डार्विनवाद पर आधारित था। ठीक है, सोशल डार्विनिज्म पर बेस्ड था। सोशल डार्विनिज्म पर बेस्ड था। कौन सा? रेटजेल का ये जैविक सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेटजेल का राज्य का जैविक सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर आधारित था? वो था सोशल डार्विनिज्म या सामाजिक डार्विनवाद पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें वॉन हम्बोल्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वॉन हम्बोल्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है अपन लोगों को। उसने कृषि विधियों में होने वाली भिन्नताओं के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरण परिवर्तनों को, जो तुंगता तापमान वाले वनस्पति की अन्योन्य क्रिया को प्रतिबिंबित करते दिखाने के लिए सामग्री एकत्रित की। यानी कि उन्होंने प्रत्यक्ष में जाकर के सामग्री एकत्रित की थी, ये बताया गया है। तो सही बात है भाई, वो दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर करने गए, जहाँ पर उन्होंने पर्यावरण परिवर्तनों को देखा, तापमान और वनस्पति का संबंध प्रतिबिंबित किया। ठीक है, तापमान और किसका? वनस्पति का संबंध। ठीक है, इसके अलावा उसने संश्लिष्ट तर्क विकसित किया जो आगमनात्मक सामान्यकरण में प्रतिफलित हुआ। ठीक है, ये इंडक्टिव थे। कौन थे? इंडक्टिव। ठीक है, कौन सा उपयोग किया था इन्होंने? आगमनात्मक सामान्यीकरण के प्रतिफलित हुआ था। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों कथन इसके सत्य हैं। वॉन हम्बोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर, ध्यान से सुनना, वॉन हम्बोल्ट ने मनुष्य और वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या की थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये एक कथन सत्य हो गया। उसे वनस्पति भूगोल एवं जलवायु भूगोल का पिता कहा जाता है। वनस्पति भूगोल का पिता भी कहा जाता है हम्बोल्ट को, और जलवायु भूगोल का पिता भी कहा जाता है। और ये आगमनात्मक विधि के समर्थक थे, ये भी याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, लेबेंजरम की बात हो रही है। लेबेंजरम भाई याद होना चाहिए आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, लेबेंजरम की अवधारणा को। तो लेबेंजरम की जो अवधारणा दी थी वो दी थी रेटजेल महोदय ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 लेबेंजरम दिया था रेटजेल ने। ठीक है, लेबेंजरम की संकल्पना का प्रतिपादन रेटजेल ने किया था। इस शब्द का जो तात्पर्य होता है वो ऐसे क्षेत्र से होता है जिसमें जीव का विकास होता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें जीव का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? लेबेंजरम नाम दिया गया था। इसे संक्षेप में रहने के लिए कोई भी स्थान कह सकते हैं। जैसे रहने का कोई स्थान है तो उसे लेबेंजरम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च परिशुद्धता मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है? उच्च परिशुद्धता मान, याद रखना है, ये की पॉइंट है। उच्च परिशुद्धता मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है तट सर्वेक्षण टेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसमें भूगोल में मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक है यी फू तुआन। कौन है? यी फू तुआन। ठीक है, मानववाद जो विचारधारा उसके प्रतिपादक यी फू तुआन है। मानववादी जो शब्दावली थी उसका सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। किसने किया था? ये यी फू तुआन ने ही किया था। मानववादी भूगोल के अंतर्गत मानवीय जागरूकता आती है।
मानवीय अभिकरण शामिल किया जाता है, मानवीय चेतना शामिल किया जाती है तथा मानवीय सृजनात्मकता का अध्ययन किया जाता है। ये जितनी भी बात मैंने बोली है याद रखना, अभिकथन और कारण में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ये फुतौन। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया है? तो अभी मैंने बताया है कौन है, ये फुतौन। ऐसे क्वेश्चन चेंज कर करके पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। क्वेश्चन नंबर 122 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहत्त मापक वृहत्त मापक मानचित्र है? वृहत्त मापक की बात हो रही है, मतलब सबसे बड़ी मापनी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी मापनी जो होती है वो होती है कैडेस्ट्रल की। किसकी? कैडेस्ट्रल की। या फिर ऐसे कह सकते हैं खेतों का नक्शा भी कह सकते हैं, जिसमें नगरों के प्लान अथवा ग्राम का मानचित्र, खेतों की सीमाएं, मार्ग, जलाशय, कुएं, सार्वजनिक स्थान, व्यक्तिगत भूमि क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे भूसंपत्ति मानचित्र भी कहते हैं। ठीक है, वृहत्त मापक मानचित्र है। इससे छोटा है स्थलाकृतिक, इससे छोटा है भित्ति और सबसे छोटा है एटलस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि यदि एक मानचित्र पर 5 मिलीमीटर भू सतह पर 5 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है तो उस मानचित्र में मापक क्या होगा? उस मानचित्र का मापक क्या होगा, ये पता लगाना है आप लोग। तो देखते हैं, यदि एक मानचित्र पर 5 मिलीमीटर किसे प्रदर्शित करता है? 5 लाख को प्रदर्शित करता है। ध्यान से समझना, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख को प्रदर्शित करता है। तो उस मानचित्र का मापक क्या होगा? तो 5 mm प्रदर्शित करता है 5 लाख सेंटीमीटर को। 5 mm प्रदर्शित करता है 5 लाख सेंटीमीटर को। ठीक है, मिलीमीटर की बात हो रही है। तो 5 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर पहले देखते हैं, 1 मिनट रुकना आप लोग। ये 5 मिलीमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो भी मिलीमीटर में आएगी, मतलब ये एक यहाँ पर एक ये लगेगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, मतलब 50 लाख की जगह 1 करोड़ हो जाएगा। तो 1 करोड़ देखिए यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है भाई। तो मानचित्र का मापक क्या प्रदर्शित करते हैं? ये 5 mm। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ। हाँ देखिए, 5 mm बराबर 50 लाख हो गया, क्योंकि 5 किलोमीटर को जब mm में बदलेंगे तो 50 लाख हो जाएगा। दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 5 mm को 2 गुना कर देंगे तो 10 mm हो जाएगा। 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो 5 mm अगर इससे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी एक बिंदु बढ़ जाएगी, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। लेकिन अपने को क्या बताना है? 5 लाख हो गया, इसका मतलब ये 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अपने को बताना है 1 किलोमीटर को। तो 1 बराबर, 1 मिनट रुकिएगा यार। ये दोस्तों यहाँ पर मुझसे क्या है समझाया नहीं जा रहा, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है। तो मैं इसका जो एक केवल इस 123 नंबर वाले क्वेश्चन का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 123, हाँ 123 मैंने लिख लिया है। 123 वाले का जो राइट आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को एक अलग से 2-3 मिनट का जो वीडियो होता है वो बना करके दे दूँगा। गलत समझाने से तो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर गलत बता दूँगा तो इसका इफ़ेक्ट गलत पड़ता है, इसलिए इसका मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके। 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रक्षेपों को उनके लक्षणों से सम्मिलित कीजिए। प्रक्षेप हैं यहाँ पर और उनके लक्षण हैं। तो प्रक्षेपों के लक्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप का जो लक्षण है वो क्या है? वो है कि इसमें शुद्ध मापनी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप किसको दर्शाता है? शुद्ध मापनी को दर्शाता है। बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप किसे दर्शाता है? बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप दर्शाता है। कोई लक्षण, इसमें कोई भी लक्षण शुद्ध नहीं होता भाई।
अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप में सभी लक्षण शुद्ध होते हैं और बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप में कोई भी लक्षण शुद्ध नहीं होता। मर्केटर प्रक्षेप में क्या होता है? मर्केटर प्रक्षेप में होता है कि इसमें शुद्ध आकृति बनाई जाती है और शुद्ध दिशा होती है। कौन सा है? शुद्ध आकृति व शुद्ध दिशा। इसके अलावा बॉन प्रक्षेप जो है वो होता है शुद्ध क्षेत्रफल के लिए उपयोग किया जाता है बॉन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो गया पहले के अंदर ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा बेलनाकार में हो गया कि शुद्ध नहीं होता 4। बॉन मर्केटर में हो गया शुद्ध दिशाएं आकृति 2 और बॉन में हो गया शुद्ध क्षेत्रफल 1। 3 4 2 1 3 4 2 1 कहाँ पर है? 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जा सकता? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा प्रक्षेप है जिस पर ध्रुवों को नहीं दिखाया जाता है? तो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप है, इसमें ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। क्वेश्चन नंबर 126 पढ़िए। मानचित्र प्रक्षेप के प्रयोग में कौन अग्रगामी था? तो मानचित्र प्रक्षेप के प्रयोग में अग्रगामी का नाम पूछा गया है। तो मानचित्र प्रक्षेप में अग्रगामी था टॉलमी महोदय। अक्षांश देशांतर भी इन्होंने कहा था, मानचित्र भी इन्होंने ज़्यादा बनाए थे। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सत्य है? द्विमानक शंकु प्रक्षेप की बात हो रही है तो सत्य पूछा गया है। यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। नहीं भाई, ये समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है। इस प्रक्षेप पर ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ना। शंकु प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। द्विमानक शंकु प्रक्षेप दोनों प्रामाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है? घटाव। ये की पॉइंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दोनों प्रामाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र के मापक में क्या देखा जाता है? घटाव देखा जाता है। इसके बारे में एक दो चीज़ सुनना आप लोग, ठीक है, कि द्विमानक शंकु प्रक्षेप न तो यथाकृतिक होता है और न ही समक्षेत्र होता है। ये न तो यथाकृतिक होता है और न ही समक्षेत्र होता है। इस प्रक्षेप में ध्रुव एक चाप के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ बिंदु दे रखा है जबकि इसमें चाप के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्षेप पर विषुवत रेखा को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ये भी याद रखना। अतः संपूर्ण विश्व का मानचित्र इस पर नहीं बनाया जा सकता है। डी में क्या दे रखा है कि इस विश्व मानचित्र तो प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन ये डी भी गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। विश्व में रबड़ उत्पादक देशों को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग प्रयुक्त होता है? तो सब लोगों को पता होना चाहिए, रबड़ उत्पादन के लिए बेलनाकार समक्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रबड़ उत्पादन किया जाता है, ये किया जाता है विषुवत रेखीय आर्द्र प्रदेशों में, या कह सकते हैं उष्ण आर्द्र प्रदेशों में रबड़ का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। और इसके लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोग में किया जाता है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। वृहत्त मापनी मानचित्र है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया था कि वृहत्त मापनी मानचित्र कौन सा है। तो वृहत्त मानचित्र मापनी है विश्व का प्राकृतिक भूसंपत्ति मानचित्र। कौन सा है? भूसंपत्ति मानचित्र होता है वृहत्त मापनी मानचित्र। ठीक है, वृहत्त मापनी मानचित्र के बारे में सुनना है कि सीमाओं व्यक्ति भवनों का व्यापक विशाल प्रस्तुतिकरण करता है। अभी बता दिया था मैंने, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 130 देखिए। भूकर मानचित्रों को किस उपयोग में लिया जाता है? भूकर मानचित्र कैडेस्ट्रल मैप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप की। तो याद रखिएगा भूकर मानचित्रों को किस उपयोग में लिया जाता है। तो 130 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खेतों एवं भवनों की सीमाएं प्रदर्शित करने हेतु भूकर मानचित्र तैयार किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की क्लास, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस अलार्म, ठीक है, जिस पर आप वर्तमान पढ़ रहे हैं उसे क्या सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी,
इसके आगे आने वाले जो भी प्रश्न है वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।